क्या भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने फैसले खुद लेती है या कोई और अदृश्य ताकत है जो दिल्ली की सत्ता का रिमोट कंट्रोल थामे हुए है? क्या नरेंद्र मोदी और उनकी टीम स्वतंत्र है या नागपुर से मिलने वाले इशारों पर सब कुछ चल रहा है? आरएसएस और भाजपा के बीच का रिश्ता दुनिया के किसी भी अन्य राजनीतिक संगठन और उसके वैचारिक मार्गदर्शक के बीच के रिश्ते से कहीं अधिक गहरा और जटिल है। पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से 2024 के बाद, आलोचकों ने बार बार तर्क दिया है कि भाजपा अब पूरी तरह से आरएसएस के नियंत्रण में है, जबकि समर्थकों का मानना है कि संघ केवल एक नैतिक और वैचारिक दिशा प्रदान करता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों और उसके बाद भाजपा और संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच आए बयानों ने इस चर्चा को एक और नया मोड़ दे दिया। जेपी नड्डा का भाजपा को आत्मनिर्भर बताना और मोहन भागवत का अहंकार पर टिप्पणी करना क्या किसी बड़े आंतरिक बदलाव का संकेत है? इस वीडियो में हम उन अदृश्य धागों की पड़ताल करेंगे जो नागपुर को दिल्ली से जोड़ते हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। हेडगेवार एक डॉक्टर थे और उनका मानना था कि भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण हिंदुओं का बिखराव और उनमें अनुशासन की कमी थी। इसलिए उन्होंने संघ को एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में बनाया जिसका मकसद हिंदू राष्ट्र की पूर्ण स्थापना और हिंदू समाज को एकजुट करना था। संघ की कार्यप्रणाली शाखा पर आधारित है, जहां स्वयं सेवकों को शारीरिक व्यायाम के साथ साथ राष्ट्रवाद और अनुशासन सिखाया जाता है। संघ का मानना है कि राजनीति सिर्फ समाज सुधार का जरिया है, आखिरी लक्ष्य नहीं। इसी सोच के साथ संघ ने संगठित हिंदू समाज बनाने के लिए हर क्षेत्र में अपने सहयोगी संगठन बनाए जिन्हें मिलाकर संघ परिवार कहा जाता है। इनमें शिक्षा के लिए विद्या भारती, छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्या परिषद यानी ABVP, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ और राजनीति के लिए भाजपा शामिल है। संघ खुद को एक मैन मेकिंग यानी चरित्र निर्माण करने वाली संस्था मानता है, जहां से निकलने वाले लोग समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। आरएसएस और भाजपा का रिश्ता कोई नया गठबंधन नहीं है, बल्कि यह एक साझा इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1947 में आज़ादी के बाद और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि बाद में यह प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन इस घटना ने संघ के नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिना राजनीतिक ताकत के उनके सांस्कृतिक मिशन को बार बार निशाना बनाया जा सकता है। अक्टूबर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की शुरुआत की। मुखर्जी पहले हिंदू महासभा के सदस्य थे और नेहरू कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन नेहरू की नीतियां खासकर कश्मीर और अल्पसंख्यक को लेकर उनके नजरिए से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संघ ने उनके इस राजनीतिक प्रयास का समर्थन किया और अपने कई प्रमुख प्रचारकों को जनसंघ के लिए काम करने भेजा। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नाम शामिल हुए। 1965 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद का सिद्धांत दिया। यही विचार आगे चलकर भाजपा की मुख्य विचारधारा बना और पार्टी की दिशा तय करने लगा। फिर आता है 1975 का दौर, जब देश में आपातकाल लगा। इस समय संघ और जनसंघ ने जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1977 में जनसंघ ने दूसरे दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई और पहली बार केंद्र की सत्ता का हिस्सा बना। यह संघ परिवार के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव था, लेकिन यह एक साथ ज्यादा समय तक नहीं चला। अंदरूनी विवाद, खासकर दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर टकराव हुआ। आखिरकार 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जिसने एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाई और आगे चलकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। शुरुआत में पार्टी ने गांधीवाद, समाजवाद का रास्ता अपनाया, लेकिन कुछ ही समय बाद राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए भाजपा अपनी मूल विचारधारा यानी हिंदुत्व की तरफ लौट आई। यह समझना जरूरी है कि संघ भाजपा को सिर्फ बाहर से सलाह नहीं देता, बल्कि यह पार्टी के अंदरूनी ढांचे में गहराई तक जुड़ा हुआ है। भाजपा की संगठनात्मक संरचना में एक ऐसा पद होता है जो आम लोगों को भले ज्यादा बड़ा न लगे, लेकिन पार्टी के अंदर उसे प्रधानमंत्री के बाद सबसे
ताकतवर माना जाता है। इसे संगठन महासचिव या संगठन मंत्री कहा जाता है। आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार का मुख्य फोकस संघ के कोर एजेंडे को लागू करना है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जो लंबे समय से संघ की सोच का हिस्सा माने जाते रहे हैं। सबसे पहले आर्टिकल 370 हटाया गया। इसे एक देश एक कानून की दिशा में बड़ा कदम बताया गया, जिसे कश्मीर को पूरी तरह भारत के साथ जोड़ने की बात कही गई। फिर राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे हिंदू अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव से जोड़ा गया। इसे कई लोग सदियों पुराने विवाद के अंत के रूप में देखते हैं। इसके बाद 3 तलाक को खत्म किया गया। सरकार ने इसे महिलाओं के अधिकार की रक्षा और समान कानून की दिशा में एक कदम बताया, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए। और फिर आया CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून। सरकार के अनुसार यह पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे समाज में विचारधारा के आधार पर विभाजन भी बढ़ा है। इन फैसलों में से यह साफ दिखता है कि मोदी सरकार और संघ के बीच मजबूत तालमेल। आलोचकों और विपक्ष का कहना है कि RSS एक ऐसी शक्ति केंद्र है जो संविधान के दायरे में नहीं आता। उनका आरोप है कि कई बड़े फैसले खुद मंच पर नहीं बल्कि नागपुर में अंदर ही अंदर तय होते हैं, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि संघ ने भाजपा के जरिए देश के अलग अलग संस्थानों जैसे न्यायपालिका, मीडिया और शिक्षा में अपनी सोच के लोगों को आगे बढ़ाया है, ताकि देश को एक खास दिशा में ले जाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा पूरी तरह स्वतंत्र है? ये सच यह है कि आज की भाजपा पहले जैसी नहीं है। यह अब बहुत बड़ी और ताकतवर पार्टी बन चुकी है, जिसके पास पैसा, संसाधन, अपनी IT टीम और अपनी रणनीति है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा पूरी तरह स्वतंत्र संघ से अलग नहीं हो सकती। इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी हिंदुत्व की सोच संघ से ही आई है। अगर भाजपा पूरी तरह संघ से अलग हो जाए तो वह भी बाकी पार्टियों की तरह एक सामान्य राजनीतिक पार्टी बनकर रह सकती है। संघ ही वह ताकत है जो भाजपा को सिर्फ चुनाव जिताने वाली पार्टी नहीं बल्कि एक मिशन के तौर पर चलने वाला संगठन बनाता है। 2024 के चुनाव के नतीजे यह भी दिखाते हैं कि भाजपा और संघ के बीच तालमेल कम होता है तो इसका असर चुनाव में दिखता है। आखिर में यह सवाल सिर्फ 2 संगठनों का नहीं है बल्कि पूरे देश के भविष्य का है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी ऐसे संगठन का असर इतना बड़ा होना चाहिए जिसे जनता ने सीधे नहीं चुना, या फिर यही असर जिसने एक बड़े समाज को एक साथ जोड़कर रखा है? तो असली ताकत किसके पास है? दिल्ली में बैठे नेताओं के पास, नागपुर में काम करने वाले प्रचारकों के पास, या उन करोड़ों वोटर्स के पास जो हर चुनाव में अपना फैसला देते हैं? शायद इसका जवाब उन पन्ना प्रमुख के पास है जो सुबह संघ की शाखा में जाता है और शाम को भाजपा के लिए घर घर लोगों से मिलता है। वहीं आदमी इस पूरे रिश्ते की असली सच्चाई है। तो दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि कौन किसे चला रहा है। असली सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में इतनी बड़ी ताकत किसी एक संगठन के पास होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को RSS की सलाह माननी चाहिए या उसे पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।